मॉर्निंग एवरीवन। हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम चल रहा है, जिसके अंदर हमारा आज का टॉपिक है एंटी प्लेटलेट्स ड्रग्स, जिसको एंटी थ्रोम्बोटिक्स भी बोलते हैं। तो एंटी प्लेटलेट को डिस्कस करने के पहले मैं आपको कुछ डिटेल बताना चाहूँगा प्लेटलेट्स के बारे में। तो आपको ब्लड सेल्स के बारे में पता होगा, ठीक है। आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है और प्लेटलेट होती है, ठीक है। तो अभी हमारा टॉपिक है एंटी प्लेटलेट। तो अभी अपन मेनली प्लेटलेट्स के बारे में बात करेंगे। तो प्लेटलेट को जब भी आप माइक्रोस्कोप स्ट्रक्चर में देखेंगे तो आपको एक प्लेट शेप में नजर आएगा, ठीक है। तो जब भी आपके कोई इंजरी होती है, जैसे मान लो आपके कोई कट लग गया, तो प्लेटलेट भागी भागी वहां जाती है, ठीक है। इसका एक स्टिकी नेचर होता है, जिसकी वजह से वहां पे जाके चिपक जाती है, ठीक है। उनके साथ में बॉन्ड बनाती है और ब्लीडिंग को स्टॉप कर देती है, ठीक है। अपना क्लॉट फॉर्मेशन करती है, ठीक है। तो ये तो इसकी क्या हुई, पॉजिटिव नेचर की बात हुई। लेकिन कभी कभी क्या होता है, बिकॉज ऑफ इट्स स्टिकी नेचर ये आर्टरी को क्लॉग कर देती है, ठीक है। आर्टरी को क्लॉग कर देती है, यानी कि क्लॉट कर सकती है, और बहुत सारी सीरियस डिजीजेस को ये फॉर्म कर सकती है, ठीक है, बिकॉज ऑफ थ्रोम्बस फॉर्मेशन। समझ में आया? जैसे कि स्ट्रोक हुआ, ठीक है, जैसे कि स्ट्रोक हुआ, और अगर मायोकार्डियल इन्फार्क्शन वगैरह की कंडीशन है तो उसमें भी अगर ये क्लोटिंग बढ़ाएगी तो कंडीशन को कर सकती है वर्स, ठीक है। तो इसलिए हम एजेंट्स यूज लेते हैं उन कंडीशन को ट्रीट करने के लिए, या फिर उन कंडीशन के एज अ प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक एंटी प्लेटलेट एंड एंटी थ्रोम्बोटिक ड्रग्स स्टार्ट करता है। तो एंटी प्लेटलेट वो ड्रग होते हैं जो कि प्लेटलेट के एग्रीगेशन को बचाएंगे, ठीक है। प्लेटलेट को एग्रीगेट नहीं होने देंगे बाय इंटरफेयरिंग द प्लेटलेट फंक्शन। अब प्लेटलेट का क्या फंक्शन था वो मैं आपको बता चुका हूं कि साहब ये क्या करती है, प्लेटलेट का एग्रीगेशन करती है, वहां पे स्टिकी एक दूसरे से बाउंड हो जाती है और अपना एक क्लॉट फॉर्म कर देती है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग नहीं हो पाती, ठीक है। तो ये था प्लेटलेट का फंक्शन। अब जो एंटी प्लेटलेट है वो इस प्लेटलेट के फंक्शन के साथ में इंटरफेयर करेगी और प्लेटलेट एग्रीगेशन को नहीं होने देगी, और इसी वजह से इसको यूज लिया जाता है थ्रोम्बो एम्बोलिक डिसऑर्डर्स में, मतलब कि जिसमें भी थ्रोम्बस फॉर्म होके फर्दर डिसऑर्डर वो कर सकती है, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देते स्ट्रोक वगैरह का, तो उसके ट्रीटमेंट और प्रोफाइलैक्सिस ट्रीटमेंट में यूज लिया जाता है। यहां तक क्लियर है? अब मैंने आपको बोला कि साहब ये क्लोटिंग फॉर्मेशन करती है, क्लोटिंग फॉर्मेशन करती है, क्लोटिंग फॉर्मेशन करती है, ठीक है। तो इसके पीछे मैकेनिज्म क्या होता है, कैसे क्लोटिंग होती है बॉडी के अंदर, कैसे क्लोटिंग होती है, कौन कौन से मीडिएटर्स रिलीज होते हैं, तो उस प्रोसेस की बात करते हैं। तो फर्स्ट अपन देखेंगे क्लोटिंग प्रोसेस, और फिर कैसे एंटीप्लेटलेट ड्रग उस पर वर्क करती है, ठीक है। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी अपने इंजरी होती है, मैंने आपको बोला था जब भी आपकी इंजरी होगी, जैसे मान लो कोई कट लग गया, तो वहां पे प्लेटलेट पहुंचती है, ठीक है, और अपना वर्कआउट करती है। तो मान लो कि अब आप लेजर को, जो स्क्रीन पे लेजर चलेगा उसकी तरफ मेन ध्यान रखना, वहां से बिल्कुल ध्यान मत भटकाना, वरना टॉपिक समझ नहीं आएगा। ये बहुत आज स्टैंडर्ड लेवल पे पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। अब मान लो कि यहां पे साहब इंजरी हुई थी, ठीक है। इंजरी होते ही प्लेटलेट अधेर हो जाएगी उस एरिया पे, लेजर को देखते जाओ, यहां पे इंजरी हुई है और यहीं पे आके प्लेटलेट आके क्या हुई है, चिपक गई है। इससे क्या होगी, प्लेटलेट होगी एक्टिवेट। प्लेटलेट एक्टिवेट होके एक तरफ तो रिलीज करेगी डेंस ग्रेन्यूल्स, ठीक है, इस तरफ रिलीज कर दिया इसने डेंस ग्रेन्यूल्स, और एक तरफ वो रिलीज करेगी अल्फा ग्रेन्यूल्स, ठीक है। एक तरफ इसने रिलीज किया था क्या, डेंस ग्रेन्यूल्स, और एक तरफ इसने रिलीज किया अल्फा ग्रेन्यूल। अब जो डेंस ग्रेन्यूल था फर्स्ट वाला, वो रिलीज करेगा किसको, एडीपी को। किसको रिलीज करेगा, एडीपी को। और जो अल्फा ग्रेन्यूल था सेकंड वाला, वो रिलीज करेगा फिब्रिनोजन को, मतलब कि यहां पे फिब्रिनोजन को रिलीज करेगा, और वो बाइंड होगा ग्लाइकोप्रोटीन, जीपी बोलूं तो ग्लाइकोप्रोटीन सेकंड बी एंड थर्ड ए, ठीक है। अब साइमल्टेनियसली क्या होगा, ये जो मेम्ब्रेनस फोस्फोलिपिड है, ये जो स्काई ब्लू कलर का आपको दिख रहा है राउंड, यह है मेम्ब्रेनस फोस्फोलिपिड,
ठीक है। ये कोएगुलेशन के लिए सराउंडिंग एटमॉस्फेयर में रिलीज करेगा। ये क्या करेगा सब? कोएगुलेशन के लिए किसको रिलीज करेगा? सबसे पहले रिलीज करेगा एराकिडोनिक एसिड को। ठीक है, एराकिडोनिक एसिड जो है वो कॉक्स फर्स्ट की हेल्प से ये रिलीज करेगा, कॉक्स फर्स्ट की हेल्प से TXA2 को। किसको रिलीज करेगा? TXA2 को, जो कि है थ्रोम्बोक्सेन A2। ठीक है, अभी ये किसके अंदर है? मेम्ब्रेनस फोस्फोलिपिड के अंदर, जो स्काई ब्लू कलर का है इसके अंदर है। ठीक है, अब ये सराउंडिंग के अंदर रिलीज कर देगा। ठीक है, फर्स्ट तो TXA2 बाहर आ चुका है सराउंडिंग के अंदर, ADP में पहले ही बाहर निकाल चुका था। अब मेन आएगा थ्रोम्बिन भी कोएगुलेशन प्रोसेस के लिए सराउंडिंग में आ जाएगा। ठीक है, तो थ्रोम्बिन आ चुका है, ADP आ चुका है और TXA2 आ चुका है। अब इनको आप माइंड में रखना। ठीक है, आगे की प्रोसेस सुनो। ये तो मैंने बात करी थी साहब कि प्लेटलेट एक्टिवेट हुई थी इंजरी की वजह से। अब क्या होता है कि बहुत सी न्यू प्लेटलेट भी होती है जो कि इनएक्टिवेशन फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? इनएक्टिवेशन फॉर्म में है। अब जब ये इनएक्टिवेट फॉर्म में है, ठीक है, इस स्काई ब्लू कलर पे ध्यान देना आप, जहाँ पे लेजर चल रहा है, ये अभी इनएक्टिवेट फॉर्म पे है, तो ये क्या करेगी भाई? क्लोटिंग प्रोसेस में हेल्प नहीं करेगी। ये तभी क्लोटिंग प्रोसेस में हेल्प कर पाएगी जब ये क्या होगी? एक्टिवेट होगी। समझ में आया यहाँ तक? अब मेनली क्या होता है, इस न्यू प्लेटलेट जो कि इनएक्टिवेट फॉर्म में है, इसमें कैल्शियम और CMP प्रेजेंट रहता है। ठीक है, CMP भी कम होता है और कैल्शियम भी कम होता है। ठीक है, ये जो ज्यादा कैल्शियम हो रखे इन पे ध्यान मत दो, अभी ये ध्यान दो बस CMP और कैल्शियम है। ठीक है, अब इसकी जो इनएक्टिवेशन फॉर्म है, इसकी हेल्प के लिए यहाँ पे हेल्दी एंडोथीलियम भी प्रेजेंट रहती है। हेल्दी एंडोथीलियम कहाँ प्रेजेंट है? ये जो आपको पिंकिश, जो रेडिश पिंकिश जो स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इसके अंदर भी क्या प्रेजेंट रहता है? COX-1 प्रेजेंट रहता है। कौन प्रेजेंट रहता है? COX-1 प्रेजेंट रहता है। लेकिन क्योंकि ये हेल्दी है, इसमें कोई इंजरी नहीं हो रखी, इसलिए रिलीज करेगी PGI2 का। किसका रिलीज करेगी? PGI2 का। और यहाँ पे तो क्या था कि इंजरी की वजह से एक्टिवेट हो रखी थी, इसलिए रिलीज कर रखी थी किसको? TXA2 का। तो TXA2 तो किसके लिए हेल्प करता है? कोएगुलेशन के लिए। और जो PGI2 जो हेल्दी एंडोथीलियम की वजह से रिलीज हो रहा है कॉक्स के द्वारा, वो रिलीज करता है PGI2 को। और PGI2 जो होता है वो प्लेटलेट का सिग्रीगेशन करता है, मतलब कि जस्ट ऑपोजिट टू दी प्लेटलेट एग्रीगेशन, यानी कि प्लेटलेट को जुड़ने नहीं देगा। जब प्लेटलेट को जुड़ने नहीं देगा तो क्या होगा? इससे ये प्लेटलेट को चिपकने नहीं देगा। प्लेटलेट चिपकेगी नहीं तो क्या होगा? प्लेटलेट चिपकेगी नहीं तो खून जमा नहीं होगा, क्लोट फॉर्मेशन नहीं होगी। ठीक है, तो TXA2 का काम है साहब खून को जमाना, और PGI2 का काम है खून को ना जमाना। ठीक है, अब जो ये न्यू प्लेटलेट थी, ये जो न्यू प्लेटलेट की हमने बात की थी जिसके अंदर CMP और कैल्शियम था, इसके साथ इसके सरफेस पे क्या है? अलग अलग रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, अलग अलग रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा PAR। ठीक है, तो PAR फर्स्ट जो है ये कौन सा रिसेप्टर है? प्रोटीएज एक्टिवेट रिसेप्टर। कौन सा रिसेप्टर है? प्रोटीएज एक्टिवेट रिसेप्टर। यह है P2Y12 रिसेप्टर और यह है TP रिसेप्टर, जो कि किससे बाइंड होगा? TXA2 के साथ में। ठीक है, सब अलग अलग अपने टारगेटेड चीजों के साथ बाइंड होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सरफेस पे कौन प्रेजेंट है? रिसेप्टर प्रेजेंट है। यहाँ तक बात समझ में आई? फर्स्ट मैंने बोला था कि साहब ये चीज है जहां से अपना TXA2 रिलीज हो गया था, ये अपनी न्यू प्लेटलेट है जहां जो कि क्या है? अभी इनएक्टिवेशन फॉर्म में है, और ये हेल्दी एंडोथीलियम टिश्यू है। ठीक है, जो कि क्या रिलीज कर रहा है? PGI2 रिलीज कर रहा है। यहां तक बात समझ में आई? अब जो PGI2 है, मैंने आपको बोला था ये इनएक्टिवेशन फॉर्म में है न्यू प्लेटलेट, तो PGI2 इसकी हेल्प करेगा इनएक्टिवेट रहने में। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई? अब PGI2 क्या करेगा? PGI2 मैंने बोला था कि ये हेल्प करेगा इसकी इनएक्टिवेट रहने में। तो PGI2 क्या करता है? जो CMP है इसको बढ़ा देता है। जो CMP है इसको बढ़ा देगा, मतलब इसके अंदर खूब सारे CMP हो जाएंगे। CMP 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 है, मतलब कि CMP बोलूँ तो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। ठीक है, जैसे ये बढ़ेंगे ये प्लेटलेट को इनएक्टिवेट रहने में हेल्प करेगा। मैंने बोला था कि इनएक्टिवेट फॉर्म में है,
और मैंने ये भी बोला था कि जो हेल्थी एंडोथेलियम है इसकी हेल्प करेगा इनएक्टिवेट रहने में, तो CMP बढ़ा के इसने क्या किया, इसको इनएक्टिवेट रहने में हेल्प किया। लेकिन अब जो पूरी सिचुएशन थी वो बदलेगी। कैसे बदलेगी ये सुनना। मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे थ्रोम्बिन है, सरफेस में ADP भी है और सरफेस में TXA2 भी है, ठीक है। अब ये क्या काम करेंगे कि साहब थ्रोम्बिन जो है वो न्यू प्लेटलेट के PAR1 रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाएगा। PAR1 रिसेप्टर कौन सा है, प्रोटीएज एक्टिवेटर रिसेप्टर, यहाँ तक समझ आया। अब जो ADP है वो P2Y12 रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाएगा, और जो थ्रोम्बोक्सिन जो TXA2 के साथ में आ रहा था वो बाइंड हो जाएगा TP रिसेप्टर के साथ, ठीक है। अब ये सारे बाइंड होके जो ये इनएक्टिवेटेड फॉर्म में इतने टाइम से पड़ी थी, किसकी मेहनत की वजह से, हेल्दी एंडोथेलियम की मेहनत से इनएक्टिवेटेड फॉर्म में जो पड़ी थी, ये तीनों के तीनों मिलके इसको क्या कर देंगे, एक्टिवेट कर देंगे। जैसे ही ये प्लेटलेट एक्टिवेट होगी, क्या होगा, CMP का जो लेवल है वो कम हो जाएगा। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ओनली एक CMP है, और जो कैल्शियम का लेवल है वो बढ़ जाएगा। कैल्शियम आप देखो कितने सारे कैल्शियम देखो आप कितने सारे यहाँ पे, कैल्शियम और कैल्शियम, ठीक है। तो कैल्शियम का लेवल बढ़ जाएगा और CMP का लेवल कम हो जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा, ये जो बहुत देर से साहब यहाँ पे पढ़े थे GP सेकंड B और थर्ड A, यानी कि ग्लाइकोप्रोटीन सेकंड B और थर्ड A, ये एक क्रॉस लिंकिंग बनाएगा। यहाँ पे जो एक आपको हुक जैसा बन रहा है ना, हुक जैसा दिख रहा है, ये जो ब्लू स्ट्रक्चर है ये इधर गया इसके पास और इस हुक के साथ में बाइंड हो गया। ये हुक कौन सा था, फिब्रिनोजन मॉलिक्यूल का हुक था, ठीक है। तो GP सेकंड B थर्ड A बाइंड हो जाएगा फाइब्रिनोजन मॉलिक्यूल के साथ में बाय दी क्रॉस लिंकिंग, और वहां पे क्लोटिंग फॉर्म कर देगा। कोएगुलेशन प्रोसेस यहाँ पे कैरी आउट होगा, क्या फॉर्म कर देगा, क्लोट फॉर्म कर देगा। और यही पूरी प्रोसेस थी कि कैसे प्लेटलेट कोएगुलेशन प्रोसेस को कैरी आउट करता है। यहाँ तक आपको समझ में आया। अब इसी जो पूरी प्रोसेस को मैंने एक फ्लो चार्ट में बहुत सिंपली तरीके से लिखा हुआ है, जो कि आपके नोट्स के PDF में भी मैंने आपको दिया है। अगर आपको ये डायग्राम भी अच्छे से बनाना हो तो आप बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी इजी गोइंग मैंने आपको यहाँ पे मैकेनिज्म समझा रखी है कि साहब सबसे पहले अपनी इंजरी हुई थी, ठीक है, उसकी वजह से TXA2 आया, ADP आया, ठीक है। इसने क्या किया, एक्टिवेट कर दिया GP सेकंड B थर्ड A रिसेप्टर को, और उसकी वजह से क्या हुआ, मोर प्लेटलेट एग्रीगेशन और थ्रोम्बोसिस फॉर्म हो गया। अगर आपको एंटी प्लेटलेट एक्शन देना है तो क्या कर दो, TXA2 को बंद कर दो, जो कि एस्पिरिन काम कर देगा, ठीक है। आप किसको एक्टिवेट ना होने दो, GP सेकंड B थर्ड A को, जो कि डाइपेरिडामोल वर्क कर देगा। और अगर आप ADP की वजह से इसको एक्टिवेट ना होने दोगे तो उसमें वर्क करेगा क्लोपिडाजोल और टिक्लोपिडिन, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक बहुत इजी गोइंग मैकेनिज्म यहाँ पे समझाया है। तो जिसके वो समझ में नहीं आया वो ये देख लेना, ठीक है। लेकिन जिसको एक्स्ट्रा समझना है उसके लिए तो वो बहुत हेल्पफुल रहेगा, जो मैंने पिछली स्लाइड के अंदर विद द डायग्राम एक्सप्लेनेशन आपको दिया है। आगे सुनो, जो मैं आपको कब से बोल रहा हूँ TXA2 है, तो उसका फंक्शन सुनो। TXA2 क्या है, थ्रोम्बोक्सिन A2 है, ठीक है। ये विद द हेल्प ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन ये क्या करेगा, इंक्रीज प्लेटलेट एग्रीगेशन करता है। मैंने आपको बोला था TXA2 जो है वो कोएगुलेशन प्रोसेस में हेल्प करेगा, और इसका जो ऑपोजिट है वो कौन सा है, जो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, ठीक है। तो इसने क्या किया, कोएगुलेशन प्रोसेस में हेल्प करी विद द इंक्रीज प्लेटलेट एग्रीगेशन, इंक्रीज करेगा प्लेटलेट एग्रीगेशन को, उसकी वजह से क्या होगी, कोएगुलेशन बढ़ जाएगी। इसका जस्ट ऑपोजिट आता है PGI2, कौन, PGI2, जो कि किससे सिक्रीट होता है, हेल्दी एंडोथेलियम से सिक्रीट हो रहा था। इंक्रीज करेगा प्लेटलेट सिक्रीशन को, मतलब कि प्लेटलेट को अलग अलग कर देगा, ठीक है। सिग्रीगेट मतलब अलग अलग करना, और उसकी वजह से कोएगुलेशन प्रोसेस जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। यहाँ तक बात समझ में आई। अब जो मैंने आपको पूरी प्रोसेस बताई थी, उस पर कैसे ड्रग को वर्कआउट करके अपन एंटी प्लेटलेट एक्शन देख सकते हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो फर्स्ट जो एरिकोडोनिक एसिड सिक्रीट हो रहा था, ठीक है, जो कि क्या सिक्रीट कर रहा था, कॉक्स की हेल्प से TXA2 को सिक्रीट कर रहा था, ठीक है। तो मैंने फर्स्ट ड्रग से क्या किया कि साहब किसको मैं इनहिबिट कर दूं, कॉक्स को इनहिबिट कर दूं, ठीक है। तो TXA2 नहीं बनेगा, TXA2 नहीं बनेगा तो सराउंडिंग में नहीं जाएगा। फर्स्ट तो मैंने ये कर दिया। सेकंड मैंने क्या किया, जो ADP P2Y12 रिसेप्टर के साथ बाइंड हो रहा था, अगर मैं इसको बाइंड ना होने दूं
तो मेरा एक्शन कैरी आउट हो जाएगा एंटी प्लेटलेट एक्शन वाला। ठीक है। थर्ड मैंने क्या किया कि थ्रोम्बिन को PAR1 रिसेप्टर यानी कि प्रोटीएस एक्टिवेट रिसेप्टर 1 के साथ बाइंड ना होने दूं तो थ्रोम्बिन अपना वर्क नहीं कर पाएगा। ये तीनों ही मैंने बोले थे कि साहब ये तीनों जो है वो एक्टिवेट कर रहे थे इस इनएक्टिवेट प्लेटलेट को, है ना। चौथी जो ड्रग है वो क्या है कि साहब मैं CMP को ना बनने दूं बाई दी हेल्प ऑफ फॉस्फोडाइस्ट्रेस इनिबिटर। ठीक है। और जो पांचवी ड्रग है वो है GP सेकंड B थर्ड A के ऊपर वर्क करने वाली, यानी कि इसको इनिबिट कर देगी। इसको इनिबिट कर देगी तो ये क्या होगा, ये जो हुक है ये इस वाले हुक से नहीं जुड़ पाएगा और अपनी क्लोटिंग फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा। तो मैंने आपको यहाँ पे 5 टाइप ऑफ ड्रग्स बताइए कि कैसे आप एंटी प्लेटलेट एक्शन कैरी आउट कर सकते हो। तो ये जो 1 2 3 4 5 है, इन ड्रग्स के बारे में आपको बताता हूँ। जो फर्स्ट ड्रग है वो है ड्रग इनिबिट थ्रोम्बोक्सिन A2। ऐसी ड्रग जो थ्रोम्बोक्सिन A2 को क्या करेगी, इनिबिट करेगी। वो कौन सी ड्रग है, एस्पिरिन। ऐसी ड्रग जो इनिबिट कर दे ADP रिसेप्टर P2Y12 को, वो है सेकंड ड्रग, जिसको हम अगली स्लाइड में बात करेंगे। थर्ड ड्रग आती है प्रोटीएज एक्टिवेटर रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, जो थर्ड रिसेप्टर था उसका एंटागोनिस्ट मतलब उसके अगेंस्ट में वर्क कर रही है। फोर्थ है फॉस्फोडाइस्ट्रेज इनिबिटर जो कि CMP को नहीं बढ़ने देगा। और फिफ्थ वन है GP सेकंड और थर्ड ए इनिबिटर। ठीक है, जो कि किसको इनिबिट करेगा, GP यानी कि ग्लाइकोप्रोटीन सेकंड ए और थर्ड ए को। इसके इनिबिट होने की वजह से ये फिब्रिनोजन के साथ में मिलके, फिब्रिन के साथ में मिलके मॉलिक्यूल नहीं क्रॉस लिंकिंग मॉलिक्यूल नहीं बना पाएगा और क्लोटिंग नहीं कर पाएगा। तो इन सब ड्रग्स की वजह से आपको क्या देखने को मिलेगा, एंटी प्लेटलेट एक्शन। यहां तक बात समझ में आई। अब जो ड्रग्स आती है वो सुनना। ड्रग्स आती है एस्पिरिन, जिसको 75 to 300 mg डोज में देंगे। क्लोपिडोग्रिल जो कि 75 to 150 mg के डोज में देंगे। डाइपाइरिडामोल जो कि 150 to 300 mg डोज में देते हैं, लेकिन इसको प्रेफर नहीं करते हैं क्योंकि ये कोरोनरी स्टील करता है, यानी कि जिस टारगेट ऑर्गन के पास में ब्लड पहुंचना चाहिए वहां से ये चुरा लेता है और जहां पे नहीं पहुंचना चाहिए वहां पे सप्लाई कर देता है, तो इसका इफेक्ट नहीं आएगा। समझ में आया। टिक्लोपिडिन 250 mg डोज में होती है, लेकिन ये कोज करती है मार्क्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। थ्रोम्बो यानी कि थ्रोम्बस फॉर्मेशन कौन करता है, प्लेटलेट करता है। ठीक है, साइटो मतलब उसकी सेल्स और पिनिया मतलब कम, तो मतलब कि थ्रोम्बस फॉर्मेशन करने वाली सेल्स का जो नंबर है वो कम हो जाता है और ये मार्क्ड मतलब बहुत सीवियर रूप से करता है। ठीक है, तो मेन अपन क्या कर यूज लेंगे, एस्पिरिन यूज लेंगे, लेकिन जितने आप इसको यूजुअली दूसरे ट्रीटमेंट के लिए यूज लेते हो उससे कम डोज के अंदर यूज लेंगे। वो क्यों लेंगे वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में एस्पिरिन के बारे में और अच्छे से बताता हूँ। एस्पिरिन एट लो डोज पे एस्पिरिन कैसे वर्क करेगा ये सुनना। मैंने आपको बोला था कि साहब जो मेम्ब्रेनस फॉस्फोलिपिड है साहब, ये स्काई ब्लू कलर का मैंने आपको प्रदर्शित कर रखा है यहाँ पे। इसमें क्या होता है, एरेकोडोनिक एसिड सिक्रीट होता है जो कि कॉक्स की हेल्प से TXA2 का सिक्रीशन करता है और वो सरफेस में जाके एक्ट करता है और TP के साथ में बाइंड होके प्लेटलेट एक्टिवेशन का काम यहाँ पे कर रहा था। ठीक है, अगर मैं TXA2 को रिलीज ही ना होने दूं तो क्या होगा, तो वो एक्टिवेट नहीं कर पाएगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि साहब दी, यहाँ पे मैंने एस्पिरिन दी। ठीक है, मैंने यहाँ पे एस्पिरिन दी और एस्पिरिन ने क्या किया, TXA2 का फॉर्मेशन नहीं होने दिया। वॉक्स को क्या कर दिया, इनहिबिट कर दिया, TXA2 का फॉर्मेशन नहीं होने दिया, जिसकी वजह से TP से बाइंड नहीं होगा और प्लेटलेट को यहाँ पे एक्टिवेट नहीं होने देगा। लेकिन ये सुनना बच्चे कि जो एस्पिरिन है उसकी जो एस्पिरिन है वो जब भी एक्ट करेगा वो एक्ट दिखेगा इरिवर्सिबल, यानी कि जो एक बार हो गया वो वापस से उसको आप सही नहीं कर सकते। जैसे कि अगर TXA2 की इसने सिक्रीशन बंद कर दी तो जब तक उस प्लेटलेट की लाइफ है, प्लेटलेट की लाइफ स्पेन होता है बच्चे, कितना स्पेन होता है, 7 to 10 डेज। यहाँ पे एंडिंग में देखो आप, यहाँ पे एंडिंग में देखना 7 to 10 डेज की इसकी लाइफ स्पेन होती है। तो जब तक वो प्लेटलेट वापस नई जनरेट नहीं होगी तब तक एस्पिरिन का असर उस पर दिखेगा। तो एक बार TXA2 की सिक्रीशन बंद हो गई तो वो बंद ही हो जाएगी। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि प्लेटलेट के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। समझ में आया। इसी वजह से हम एस्पिरिन को लो डोज में देते हैं। लो डोज में देने का एक और रीजन सुनना,
कि साहब जब आपने लो डोज में दी तो ये मैंने आपको यहाँ पे बोला था जो पिंकिश कलर में यहाँ पे है, ये क्या है, हेल्दी एंडोथेलियम सेल है जिसके अंदर भी COX-1 है, ठीक है, जिसके अंदर भी क्या है, COX-1 है, और ये रिलीज करता है PGI2 का, जो कि किसके अगेंस्ट होता है, कोएगुलेशन एक्स, जो ब्लड क्लोट होना है उसके अगेंस्ट होता है, क्योंकि ये प्लेटलेट को सिग्रीगेट करता है। समझ में आया? तो साहब COX-1 को इनहिबिट एस्प्रिन यहाँ पे भी कर सकता है, ठीक है, लेकिन एट द लो डोज, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। भाई प्लेटलेट यहाँ पे तो प्लेटलेट के अंदर न्यूक्लियस नहीं था, लेकिन जो एंडोथेलियम सेल है, हेल्दी एंडोथेलियम सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो एट द लो डोज ये इस पे वर्कआउट नहीं कर पाता है और PGI2 आराम से वर्कआउट करके एंटी प्लेटलेट एक्शन कैरी आउट करेगा, और ये तो यहाँ पे वैसे ही बंद हो गया, तो ये भी एंटी प्लेटलेट एक्शन ही कैरी आउट करेगा। लेकिन अगर मैं लो डोज की जगह एस्प्रिन को दे दूं हाई डोज में, अगर मैं लो डोज की जगह एस्प्रिन को दे दूं हाई डोज में, तो ये यहाँ पे तो जो कार्यक्रम करके आया था कि साहब TXA2 सिक्रीट नहीं होने देगा, वो तो कार्यक्रम एज इट इज होगा। लेकिन सुनना, यहाँ पे न्यूक्लियस होने के बावजूद भी ये PGI2 के ऊपर एक्ट कर जाएगा, ये PGI2 के ऊपर एक्ट कर जाएगा, और PGI2 का काम था कि साहब ये क्लोटिंग को नहीं होने देगा, ठीक है। जब ये इनहिबिट हो जाएगा तो क्या होगा, क्लोटिंग फैक्टर होने लग जाएगा, मतलब कि क्लोट ना होने देने वाला प्रोसेस प्लस यहाँ पे हो रहा था क्लोट होने देने वाला प्रोसेस, लेकिन इसको मैंने इनहिबिट कर दिया तो क्या होगा, क्लोट होने वाला प्रोसेस। और TXA2 है, ये तो वैसे बेचारे इरिवर्सिबल हो गया था पहले ही, ठीक है। तो इसका एक्शन ये आएगा कि साहब अगर आपने हाई डोज में दे दी तो हो जाएगा इसका एक्शन नील बट्टा सन्नाटा, मतलब कि कोई एक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। इसी वजह से एस्प्रिन को आप लो डोज में देंगे। किस डोज में देंगे, लो डोज में देंगे। समझ में आया यहाँ तक? अब आगे सुनना, जो एंटी प्लेटलेट है उसके बारे में और एंटी कोएगुलेंट जो हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं उनके बारे में। आर्टरीज के अंदर क्या होता है कि आर्टेरियल थ्रोम्बोसिस हो जाता है, मतलब कि आर्टरीज के अंदर थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हो गया जो कि क्लोट कर सकता है। वो मेनली बना हुआ होता है प्लेटलेट की वजह से। वो मेनली किसकी वजह से मिलकर बना होता है, प्लेटलेट की वजह से। तो साहब अगर आप एंटी प्लेटलेट दोगे तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा आर्टेरियल थ्रोम्बोसिस में। आर्टेरियल थ्रोम्बोसिस में ज़्यादा हेल्पफुल होगा कौन, एंटी प्लेटलेट। क्यों? क्योंकि उसमें जो थ्रोम्बस बनता है वो किसकी वजह से बनता है, प्लेटलेट की वजह से। और एंटी प्लेटलेट इसके अगेंस्ट वर्क करके एंटी प्लेटलेट एक्शन अपना दिखाएगी और थ्रोम्बस फॉर्मेशन नहीं होने देगी। उसी के कंपैरिजन अगर मैं आर्टरीज की जगह वेन्स की बात करूं तो वेन्स के अंदर जो थ्रोम्बस होता है वो मेन कॉन्स्टिट्यूट किसकी वजह से बनता है, आरबीसी की वजह से बनता है। और आरबीसी क्या बनाता है, रेड टेल थ्रोम्बस, ठीक है। लाल TAIL आएगा यहाँ पे, TLL नहीं, TAIL, जो पूंछ के लिए अपन यूज करते हैं ना, वो वाला टेल आएगा, ठीक है। तो आरबीसी बनाता है रेड टेल थ्रोम्बस, ये टाइप ऑफ थ्रोम्बस है, ठीक है। ये टेल क्या करता है कि साहब जो ब्लड फ्लो अच्छे से हो पा रहा था उसको स्लो डाउन कर देता है, ठीक है। तो साहब इसके अंदर जब प्लेटलेट है ही नहीं, तो अगर आप इसके अंदर प्लेटलेट दोगे, मतलब कि एंटी प्लेटलेट दोगे, तो उसका कोई एक्शन देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे किसका कॉन्स्टिट्यूएंट मेनली है, आरबीसी का। तो इसी वजह से वेन्स का अगर थ्रोम्बस हुआ है तो आप दोगे एंटी कोएगुलेंट। एंटी कोएगुलेंट यहाँ पे ज़्यादा इफेक्टिव होगा इन कंपेरिजन टू दी एंटी प्लेटलेट। बात समझ में आई? और सुनो, अगर मैं यूजेस ऑफ एंटी प्लेटलेट बताऊं, तो इसको आप यूज कर सकते हो CAD, जो कि डिजीज आती है साहब कौन कौन सी, एंजाइना और MI, ठीक है। कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस में जो डिजीज आती है वो कौन सी आती है, एंजाइना और MI बोलो तो मायोकार्डियल इंफार्क्शन। दूसरी आती है CVD, सेरिब्रोवास्कुलर डिजीज, यानी कि जो पैरालिसिस जिससे होता है, सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट, ब्रेन स्ट्रोक जिसको हम बोलते हैं, उस डिजीज में भी आप यूज कर सकते हो। वेन थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, वेन में कोई भी थ्रोम्बस हो गया, उसकी वजह से डिजीज कुछ हो रही है, ठीक है, उसके अंदर भी आप यूज ले सकते हो। बाकी एम्बोलिज्म जो वर्ड है वो इसके लिए यूज होता है कि साहब जो थ्रोम्बस है वो एक जगह अटका हुआ था, लेकिन वहां से फ्री होकर वो पूरी वेन के अंदर घूम रहा है और कहीं भी जाके क्लोट हो सकता है, उसको हम बोलते हैं एम्बोलिज्म। समझ में आया? और आता है नेक्स्ट PVD, पेरिफेरल वस्कुलर डिजीज। जो पेरिफेरल जो वेसल्स है
उसके अंदर कोई भी क्लोट से रिलेटेड डिजीज़ है, ठीक है, वो आएगा पीवीडी में, जो कि कैपिलरीज को ब्लॉक कर सकती है, ठीक है। कोरोनरी एंजियोप्लास्टी, साहब कोरोनरी एंजियोप्लास्टी हुई है पेशेंट की, ठीक है, जिसके अंदर क्या डलते हैं, स्टेंट्स डलते हैं कि साहब जो थ्रोम्बस जो था उसके से नैरोइंग हो रही थी, ब्लड अच्छे से परफ्यूज नहीं हो पा रहा था, तो स्टेंट डाला जाता है, जिसकी वजह से क्या करता है, आर्टरी को डायलेट किया जाता है और उसको थ्रोम्बस को बहुत से ऑपरेशन में रिमूव भी किया जाता है, ठीक है। तो उस केस में भी अपन यूज ले सकते हैं बाईपास इम्प्लांट्स, ठीक है। कोरोनरी एंजियो बाईपास ग्राफ्ट का आपने नाम सुना होगा, जिसमें अगर ब्लॉक ज़्यादा हो गया है तो आप क्या करोगे, दूसरी जगह से ग्राफ्ट लेके किसी वेसल्स का और बाईपास बना दोगे, उसको काट के और दूसरी वेसल को जोड़ के आप बाईपास बना दो ताकि ब्लड फ्लो अच्छे से हो पाए, तो उस कंडीशन में भी यूज किया जाता है। और जो प्रोस्थेटिक हार्ट वॉल्स, मतलब कि दूसरे हार्ट वॉल्स को इम्प्लांट किया जाता है हार्ट के अंदर, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं प्रोस्थेटिक, तो उसके अंदर भी आप यूज़ ले सकते हो। इन सारी कंडीशन में इसका यूज़ इसलिए लिया जाता है कि साहब अगर प्लेटलेट के स्टिकी नेचर की वजह से थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो गई तो ब्लड की सप्लाई अच्छी तरह नहीं हो पाएगी, और जब भी ब्लड की सप्लाई अच्छे से नहीं हो पाएगी, कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन आपको देखने को जरूर मिलेगा, क्योंकि जो भी डिमांड है बॉडी की वो प्रॉपरली फुलफिल हो रही है ब्लड के द्वारा, चाहे वो O2 हो चाहे वो न्यूट्रिशन हो, और ये ऑल ओवर बॉडी में सप्लाई होते रहना चाहिए, ठीक है। इसी वजह से एंटी प्लेटलेट ड्रग्स देंगे ताकि वहाँ पे थ्रोम्बस फॉर्मेशन ना हो। तो आज का हमारा टॉपिक एंटी प्लेटलेट यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको पूरा टॉपिक समझ में आया होगा।